हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आज के दिन मार्केट में हमें सबसे मेजर जो इशू वाला पॉइंट बना हुआ था वो बना हुआ था अडानी वाला ग्रुप। यानी कि वहां पर यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें एलिगेशन वगैरह देखने को मिले जिसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्या जो मार्केट में हम बोल रहे थे बार बार, क्या मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर हमें कोई ना कोई ऐसी खबर देखने को मिलेगी जिसकी वजह से मार्केट इतने टाइम से टूटती आ रही है। क्या ये वही खबर है? क्या मार्केट बॉटम बना चुकी है? उन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एनटीपीसी आईपीओ की फाइनल डेट, क्योंकि इस आईपीओ में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि काफी इफ वट वाले पॉइंट देखने को मिले थे। और इफ वट वाला पॉइंट था कौन सा? इसकी वैल्यूएशन, कि जिस प्राइस पर लिस्ट होने की उम्मीद थी उसी प्राइस पर जी आईपीओ लेके आया जा रहा है। तो ऐसे में क्या जी हमें लिस्टिंग गेन दे सकता है? उन सभी पॉइंट्स को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम स्टडी कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो वहां पर डीआई ने 4200 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 5300 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर फिर से एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एनटीपीसी आईपीओ की, तो देखो सिंपल सी समझने की कोशिश करो कि जो हमें उम्मीद थी इसमें अच्छे खासे लिस्टिंग गेन की, अब वो उम्मीद तो हमारे पास रही नहीं है। अगर जहां से मार्केट का मूड माहौल और ज्यादा बिगड़ता है इसकी लिस्टिंग होने तक, तो वहां पर हमें इस आईपीओ में दिक्कत देखने को मिल सकती है। हो सकता है वहां पर हमें हल्का फुल्का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाए। अगर मार्केट का मूड माहौल सुधर गया और वहां पर मार्केट और ज्यादा नहीं टूटती है या फिर हल्की फुल्की रिकवर करती है, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि हमें यहाँ पर एक हल्की फुल्की लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद हो जाए। बट अब ये ऐसा आईपीओ नहीं रहा कि जहां पर हमें एक मेजर लिस्टिंग की उम्मीद हो। तो उन सभी पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखते हुए, हमारे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, कि अगर बाय चांस ऐसा हो गया तो क्या हम उस लॉस को लेने के लिए कैपेबल हैं? अगर हम कैपेबल हैं तो वहां पर क्या उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कितना लॉस हम ले सकते हैं? क्या हम रिटेल कैटेगरी वाला ले सकते हैं या एचएनए कैटेगरी वाला ले सकते हैं या शेयर होल्डर कैटेगरी वाला ले सकते हैं? तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात की कहना क्या चाहता हूँ, मान लो कि अगर आपने यहाँ पर बिग एचएनए में लोट लगा दिया और वहां पर आपको ये लोट पक्का मिल गया, तो वहां पर लोट मिल गया, इट्स ओके, अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बीच में 2-3 दिन का ये गैप रहेगा ना, अगर वहां पर हमें टेंशन होती रही, यार कहीं लॉस में ना खुल जाए, यार क्या होगा अगर मुझे लॉस हो गया, अगर वो चीज आपके साथ होने वाली है या आपके साथ पास्ट में ऐसी होते हुए देखने को मिली है, तब तो वहां पर मैं इस आईपीओ को, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पर्सनली मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर देता। सिंपल सा ये वाला लॉजिक मेरा इसमें काम करता। अगर बाय चांस मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना हुआ, क्वालिफाइड की तरफ से तो अच्छा पैसा मुझे देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से एंकर लिस्ट आई है उस तरीके से क्वालिफाइड का जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। बात है अगर एचएनए की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, कि मान लो कि एचएनए की तरफ से ऑलमोस्ट 3 से 4x का भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं इस आईपीओ को स्टडी करूंगा। और वहां पर कौन सी कैटेगरी से करूंगा, रिटेल से करूंगा या शेयर होल्डर कैटेगरी से करूंगा, वो डिपेंड करेगा कि शेयर होल्डर कैटेगरी में किस तरीके से सब्सक्रिप्शन जाती है, कितने के पीछे एक लोट अलॉट होता है। उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को उस तरीके से वहां पर एलोकेट करने की कोशिश करूंगा। एचएनआई कैटेगरी में मैं इस आईपीओ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा पर्सनली, क्योंकि मैं एचएनआई कैटेगरी को मैं उस आईपीओ में जाता हूँ जहां पर मुझे एक अच्छा खासा लिस्टिंग की उम्मीद रहती है। मतलब कि खोने को मेरे पास 5 रुपए हो बट आने को एटलीस्ट 10-20 रुपए तो हो, उस जगह पर जाकर मैं एचएनआई में अप्लाई करता हूँ जहां पर दोनों साइड ही 50-50 का चांसेस है, खोने को भी 5 रुपया आने को भी 5 रुपया। तो वहां पर उस जगह पर मैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी को अप्लाई करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर मेरा पॉइंट समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमारी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा आईपीओ था जहां पर हर कोई इंटरेस्टेड था, तो इसलिए जहां पर हमने ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करी है। आप लोग अपना फाइनल डिसीजन अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग बनाइएगा। बट सीरियसली इस बात का दुख तो हमें हमेशा रहेगा, जब पर्सनली मुझे तो रहेगा
कि प्राइवेट प्लेयर अगर ऐसा कुछ करता है, अपनी वैल्यूएशन महंगी लेके आता है, इट्स ओके, बट अगर गवर्नमेंट भी ऐसा करने लगी तो फिर हम जैसे आम लोगों का क्या बनेगा। एनीवे, जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा हमें दिया गया है अब वैसा ही हमको खाना पड़ेगा। बाय द वे, कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली जिंका लॉजिस्टिक एंड उनेक्सी बायोटेक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर इन आईपीओ की हमने लिस्टिंग स्ट्रेटेजी कल की वीडियो में डिस्कस कर ली थी, एक बार वहां पर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ी शायद लंबी हो जाए, क्योंकि हम अडानी को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो उस वजह से यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस की हुई है, एक बार कल की वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम हमेशा से कह रहे थे कि मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा होना है डोमेस्टिक वे पर कि जिसकी वजह से मार्केट गिरती आ रही है। एफआईएस की सेलिंग हो रही है, इट्स ओके, वैल्यूएशन महंगी है, इट्स ओके, सब कुछ है, हमें सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि जिसकी वजह से हमें मार्केट में इतनी करेक्शन देखने को मिली है, जो अभी तक पिछले 3-4 सालों में हमें देखने को नहीं मिली थी, और जो जितने भी नए प्लेयर आए उन्होंने देखी नहीं थी। तो ऐसे में जो आज के दिन अडानी ग्रुप पर यूएस की तरफ से हमें ब्लेम आते हुए देखने को मिला है ब्राइबरी का, यानी कि रिश्वत का। अब आप मानो या ना मानो, मैं जहां पर अपनी बात नहीं करूंगा, बट हम सभी को पता है कि हम भारत में रहते हैं और भारत में रिश्वतखोरी हद से ज्यादा होने वाली है, जहां पर किसी भी छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम को निकलवाने के लिए पैसा खिलाना ही पड़ता है। अब चाहे हम इसे जितने मर्जी रूल्स ले आए, जितना मर्जी कुछ गवर्नमेंट कर ले, क्योंकि यहाँ पर हर कोई कहता है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, या फिर हम जैसे लोग खुद उनको रिश्वत देते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहते हैं, बट इट्स नॉट अ सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में हो भी पाएगा फिलहाल के टाइम पे। बट सिंपल सी बात है, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा जाता वो चोर नहीं है। और अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां पर हर कोई, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वहां पर ऐसे ही हमें कोई भी ऑर्डर मिल जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमारा काम अच्छा खासा चलता रहे। तो वहां पर भी ये सब चीजें बड़े लेवल पर होती हैं, बट वो बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है, हम आम जैसे लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो सिंपल सी बात है, जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया और वही चोर बन चुका है। बट सिंपल सा मेरा एक लॉजिक कि कंपनी अडानी हमारे भारत की है, प्रोजेक्ट इनके मोस्टली भारत में चल रहे हैं, रिश्वत देने का आरोप भी किस पर लगा है? अडानी पर, यानी वो भी हमारे भारतीय हो गए, और रिश्वत लेने का आरोप और वो भी भारत की सरकार पर लगा है। मतलब कि अगर सब कुछ रिलेटेड भारत से है तो वहां पर यूएस ने आकर बीच में फिर से पंगा डाल दिया और वहां पर यूएस में इन्होंने केस चला दिया। एनीवे, हमारा पॉइंट था जहां पर क्या ये वही खबर है। देखो, अगर ये बात सिर्फ अडानी तक होती तो मैं सिंपली इतनी सी बात कहता कि ये वो खबर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट टूट रही है, जहां पर शायद कोई और रीजन है। लेकिन जिस तरीके से यूएस की गवर्नमेंट ने, यूएस की एजेंसियों ने इंडियन गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाए हैं, मतलब उनको भी इंक्लूड किया है, तो वहां पर हो सकता है कि ये खबर हो जाए जिसकी वजह से बाजार टूट रहा था इतने टाइम से। पर्सनली बताऊं, मुझे इतना बड़ा मुद्दा ये लगा ही नहीं कि बाजार इसकी वजह से टूट रहा है। हो सकता है, बट अभी तक मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुद्दा तो सीरियस है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर सिंपल सा आरोप लगता है, इट्स ओके, बट किसी एजेंसी ने, किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने इंडियन गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर लिया है, तो उस वजह से ये मुद्दा सीरियस हो चुका है। बट पर्सनली मुझे अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है क्या ये वही न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट इतने टाइम से टूट रहा है। हो सकती है, बट उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी, अब हम ना इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो, अडानी ग्रुप में हमें इसका एक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो हमें आज से देखने को मिल चुका है, और मुझे अभी तक नहीं लगता जिस तरीके का ये इश्यू है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने भी मुंह उठा के आया और बोल दिया, जैसे कि हिडनबर्ग साहब ने बोला था जब अडानी साहब का एफपीओ आने वाला था, और वहां पर अडानी साहब को अपना एफपीओ भी वापस विड्रॉ करना पड़ चुका था। अब की बार क्या होना था, $600 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड इशू करना था, जिसे भी विड्रॉ कर लिया। मतलब कि अडानी साहब के ऊपर तो 60 सदी चल रही है, जब भी वो फंड रेज करने जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर उनका फंड रेज होना दिक्कत में आ जाता है और वो फंड रेज ही नहीं हो पाता। कितने अंदर तक की मिली भगत है वो तो खैर वो लोग ही जाने, बड़े लोग, हम जैसे छोटे लोग तो सिर्फ बातें बना सकते हैं। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या, अडानी ग्रुप में हमें और ज्यादा फॉल देखने को मिल सकता है
अगर आप लोग चाहते हो कि उनके हर शेयर को हम डिटेल में टेक्निकली बेसिस पर जाकर स्टडी करें तो कमेंट कर दीजिएगा, उनकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। बट अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि हम जो चीजें डिस्कस कर रहे थे, देखो जिस तरीके से आज ना मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है, हल्की फुल्की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके की न्यूज थी ना, उस तरीके से आज के दिन मार्केट का पटाखा पड़ जाना चाहिए था। अब वो आज के दिन मार्केट का पटाखा क्या एक्सपायरी की वजह से नहीं पड़ा, या फिर मार्केट अपना बॉटम बना चुके और जहां से अब रिकवर करने की कोशिश करिए, इसका पता हमें एक दो दिनों में लग जाएगा। बट कंफर्मेशन के लिए अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में 23,800 का लेवल, जो यहाँ पर इसने ये कैंडल बनाई थी जहां पर ऊपर से खींच के नीचे को लेके गया था, अब इस कैंडल को क्या कहते हैं ना, इसका नाम क्या, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो यहाँ पर जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी। कंफर्मेशन के पहले सिग्नल हमें देखने को मिलेंगे जब मार्केट 23,550 का लेवल क्रॉस करेगा, और वो भी इमीडिएट बेसिस पर आने वाले 2 से 3 वर्किंग डेज में ऐसा हो जाना चाहिए। अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तब हम मान लेंगे मार्केट का एक बार के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बॉटम बन चुका है। अगर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि मार्केट का बॉटम नहीं बना, और यहाँ पर कोई ना कोई और इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लेवल्स हमें बताएंगे क्या मार्केट का बॉटम बना है या नहीं बना है। अगर हम इंट्राडे बेसिस पर बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, हमारी जो डिस्कशन हुई थी कि अगर ये लेवल टूटा तो हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिलेगी, वैसा ही हमें मिला। बट 23,200 से ऊपर से हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी थी और वहीं पर ही स्पोर्ट लेते हुए मिल गया, और वहां से पूरा का पूरा चला एक्सपायरी ड्रामा और दोनों साइड के प्रीमियम खाए गए। अब कल के दिन अगर मैं सिंपली बात करूं, जिस तरीके से मार्केट ने इस रेंज में टाइम पास किया है, जिस भी साइड मार्केट जाएगी उस साइड की हमें मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं नीचे की साइड प्ले करना चाहूंगा तो 23,200 के लेवल के नीचे ही प्ले करना चाहूंगा। उससे पहले नीचे की साइड प्ले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेंज काफी छोटी हो जाएगी, और अगर कहीं से बीच में सपोर्ट पकड़ के निकला तो हमारा स्टॉप लॉस पहले ही हिट हो जाएगा। ऊपर की साइड की अगर हम बात करते हैं, अगर ये लेवल ऊपर की साइड काटता है, हम राउंड ऑफ में 23,400 का बोल सकते हैं, तो वहां से हमें 100 से 150 पॉइंट तक की मूव मिल सकती है। मेजर मूव हमें मिलेगी 23,550 के ऊपर, जहां पर हमारी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। बट अगर कहीं पर भी हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, और क्यों नहीं करता हूँ वो आप लोगों को मुझसे बेटर पता है। बट फिर भी हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो देवी और सज्जनों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।